आप ये ना सोचें कि बाबर आजम और रिजवान को इकट्ठा ही निकालना है और इकट्ठा ही लाना है। मैं फिर एक बात कर रहा हूँ, बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान में किसी भी बैट्समैन से। टू एक्सटेंड बाबर आजम, सैम अयूब, फखर जमान, ये तीनों के गिर्द आपकी टी20 की टीम बननी चाहिए। Unbelievable, audacious, beautiful 50 from Maqsood, a great knock, 17 done. Lovely half century from Maqsood, 50 off 24 balls. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बात कर लेते हैं आज बाबर और मोहम्मद रिजवान। रिजबार जो पाकिस्तान पहला टी20 मैच अभी न्यूजीलैंड से 9 विकेटों से हारा, उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स सोशल मीडिया पे देखे कि बाबर रिजवान होते तो ये हो जाता, ये हो जाता। उस पर मैं डिटेल पे बात कर चुका हूँ कि जब वो दोनों थे तब भी ये सब चीज़ें होती रही। आप अमेरिका से, आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से ये चीज़ें हारते रहे हैं, तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि आप नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो टू जस्ट गेट योर बेंच स्ट्रेंथ। और जो नया टैलेंट है उसको भी आप देख लेंगे वो कितने पानी में है। एक चीज जो इसमें मुझे लगती है कि जब बात होती है कि पाकिस्तान के क्रिकेट में जब ये डिसीजन लिया गया था, ऑब्वियसली आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम एट दैट टाइम। या पीएसएल की बात कर लें, डोमेस्टिक की बात कर लें, तो उस वक्त भी ये बातें उठी थी। मिसबाह उल हक ने ये डिसीजन लिया था कि मोहम्मद रिजवान को ओपनर बनाया जाएगा, और उस टाइम पे जो पाकिस्तान के पास जेन्युइन ओपनर थे फखर जमान, उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया। रिजवान को किसी न किसी तरह वो सेटलमेंट देना चाहते थे टी20 क्रिकेट में। तो जब बाबर और रिजवान को टी20 क्रिकेट में उन्होंने ओपनर बनाया, अब इन दोनों के ओपनर बनने से उस वक्त भी ये बातें, जो हमारा ग्रुप था डोमेस्टिक का और पीएसएल का, हमेशा ये लोग हम बातें करते थे कि जब आप इस तरह का ओपनिंग प्लेयर टी20 क्रिकेट में रखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट भी होता है और बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल भी होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है बाबर और मोहम्मद रिजवान जब टी20 क्रिकेट खेलते हैं, अगर ये 10 मैच खेलते हैं तो उसमें से 5 या 6 मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें ये रन्स करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये 13 से 14 ओवर दोनों बैटिंग करते हैं। और ये दोनों इस तरह के बैट्समैन हैं कि ये इस तरह, जो आप कन्वेंशनल टी20, जो आप मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट देखते हैं कि अगर किसी टीम का ओपनिंग बैट्समैन 10 से 12 ओवर खेल लेता है तो वो ऑपोजिशन को ऑलमोस्ट 80 to 90% गेम से आउट कर देता है। तो ये दोनों इस तरह के ओपनर नहीं थे। तो कहीं ना कहीं खदशा ये था कि यार, जब अगर आपने दोनों इस तरह के प्लेयर रख लिए जो कन्वेंशनल भी हैं, जो दूसरी टीम को गेम से बाहर भी नहीं कर सकेंगे, और ये कंसिस्टेंट भी हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मोस्ट ऑफ द बॉल्स हैं उनको भी कंज्यूम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपकी टीम को तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नुकसान मिडल ऑर्डर को होगा। आप कहीं एक अच्छा तगड़ा मिडल ऑर्डर नहीं डेवलप कर पाएंगे, कहीं आपको अच्छे मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उतने बॉल्स नहीं मिलेंगे। और एक टाइम पे मुझे याद है जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों अपनी टी20 क्रिकेट की पीक पे थे, तो एक स्टैट आया था सामने जिसमें पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैट्समैन, जो कि मोस्टली लेट ऑर्डर ही बन जाते थे, जिसमें खुशदिल शाह थे, अब मोहम्मद आसिफ अली थे, हैदर अली थे, तो वो शो किया गया था कि एवरेज ऑन एवरेज दे प्ले 5 to 6 बॉल्स। ये 1.5 साल की एवरेज थी जिसमें उन्होंने 5 से 6 बॉल एवरेज पर गेम खेले थे। उसकी वजह ये नहीं थी कि वो बिल्कुल ही फारिग प्लेयर थे, वो आते थे आउट हो जाते थे। उसकी वजह ये थी कि दोनों इतने कंसिस्टेंट थे कि 13-13, 14-14 ओवरों तक ओपनिंग पार्टनरशिप को लेकर जाते थे और गेम से दूसरी टीम को आउट नहीं करते थे। गेम पाकिस्तान में ऑलरेडी गेम में फिर भी बिहाइंड होता था, मिडल ऑर्डर जाता था, उसके ऊपर प्रेशर होता था, वो मारते थे, आउट हो जाते थे, इसलिए कभी भी वो सेटल नहीं हो सके टीम में। फखर जमान इसलिए सेटल रहे टीम में फिर भी क्योंकि उनकी वनडे में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस थी, जिसकी वजह से जब उनकी टी20 परफॉर्मेंसेस गिरती भी थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने भी टी20 क्रिकेट में 2 से 3 साल कुछ नहीं किया था, लेकिन वो वनडे में इतना अच्छा परफॉर्म करते थे तो वो कहीं ना कहीं या तो लोगों को नजर नहीं आता था या वो कवर हो जाता था। अब बात इस पे आते हैं कि जब आप इन दोनों को लाए एज एन ओपनर, वो भी आपने गलत किया, और अब जब आपने बाहर किया, मुझे ना तो एक चीज कभी समझ नहीं आती कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को इकट्ठे लाना, इकट्ठे बाहर करना, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता। आप किसी भी क्रिकेट एनालिस्ट से पूछ लें, किसी भी क्रिकेट लेजेंड से पूछ लें, किसी भी जो क्रिकेट का बहुत बड़ा पंडित हो उससे पूछ लें कि बाबर रिजवान का कंपैरिजन नहीं है भाई। मोहम्मद जो बाबर आजम है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम इज वो उस तरह का प्लेयर है जो एक जनरेशन में एक प्लेयर आता है, जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर होता है। कहीं ना कहीं ये रिज बार के ट्रेंड से कहीं ना कहीं अगर बहुत फायदा हुआ है बाबर आजम को, तो अब बाबर आजम को उसका नुकसान भी हो रहा है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखें, जब बाबर आजम ओपन करते थे फखर जमान के साथ, उनकी टी20 की एवरेज वॉज अराउंड ओवर 50, और जितना कैरियर में उन्होंने ओपन किया मोहम्मद रिजवान के साथ, इस बैटिंग एवरेज इज बिलो 34-33, और उनका स्ट्राइक रेट भी कम हुआ है और उनकी कंसिस्टेंसी भी कम हुई है और उनकी विनिंग इनिंग्स भी कम इस वजह से हुई हैं कि जो उनके साथ वाले प्लेयर थे वो बहुत ज़्यादा अटैकिंग खेलते थे। फखर जमान आते थे, जो भी आते थे।
अब पाकिस्तान ने गलती ये की है कि पाकिस्तान को जो चीज करनी चाहिए थी कि भाई आपको बाबर आजम के अराउंड अपनी टीम को बिल्ड करो। मैं मान चलो आपने मोहम्मद रिजवान को T20 टीम से बाहर किया, मगर बाबर आजम नहीं बनते थे पाकिस्तानी टीम से बाहर। बाबर आजम शुड बी यूर नंबर 3 इन T20 क्रिकेट नो मैटर व्हाट। अगर आप कहते हो ना हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, हमने पहली बॉल से मारना है, तो माफ करना भाई, आपके पास उस तरह के स्किल के बैट्समैन नहीं है। जब तक आप ये एक कल्चर नहीं लेके आओगे अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में, और कल्चर लाकर भी इस तरह के प्लेयर डेवलप करने में और इस तरह के प्लेयर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL में बनाने में आपको 1 से 2 साल लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एकदम 140-50 वाली क्रिकेट खेलते खेलते आप प्लेयरों को बाहर करो और नए लड़कों को लगे को चलो और 250 वाली क्रिकेट खेले। आप जितनी मर्जी इंटेंट की बातें कर लो, इंटेंट का फायदा भी तब होता है जब आपके पास उस लेवल की स्किल हो। अनफॉर्चुनेटली, ये नहीं मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उस लेवल का स्किल नहीं है हमारे पाकिस्तानी बैट्समैनों के पास, जो हम बात करते हैं कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट खेले। तो कहीं ना कहीं भाई रिजवान और बाबर आजम को आपस में ना जुड़ा करो। बाबर आजम, फखर जमान, साइम अयूब, इन तीनों के गिर्द पाकिस्तान की T20 क्रिकेट को घुमाओ। और आपने गलती की, अब सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया। वंडरफुल प्लेयर, एक्सेप्शनल टैलेंट, टॉप परफॉर्मर, पाकिस्तान में लोग बहुत पसंद करते हैं, मगर वो उस फॉर्मेट का प्रूवन प्लेयर नहीं है। मैं नहीं कह रहा, हो सकता है वो बन जाए प्रूवन प्लेयर। एक तो बाबर आजम और ऑब्वियसली सलमान अली आगा इकट्ठे एक T20 टीम में नहीं खेल सकते, जैसे मेरा मानना था बाबर आजम और रिजवान को इकट्ठे नहीं होना चाहिए था। यही बात मैं करता हूँ, बाबर आजम और सलमान अली आगा भी नहीं खेल सकते। अब आपने क्या किया, सलमान अली आगा को कैप्टन बना के आपने बाबर आजम के जो चांसेस थे वो भी खत्म कर दिए। मगर भाई बाबर आजम का कंपैरिजन पाकिस्तान में किसी भी बैट्समैन से नहीं बनता। बाबर आजम को डिस्ग्रेस मत कीजिए, बाबर आजम को रिजवान से मत जोड़िए। जब लाना है तो उसके साथ लाना है, निकालना है तो उसके साथ निकालना है। आप जब मोहम्मद रिजवान ओपनिंग नहीं करते थे T20 क्रिकेट में, तब आप बाबर आजम का रिकॉर्ड देखे। ये उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जब सरफराज की कैप्टनसी में वो T20 में ओपनिंग करते थे, और उस टाइम पे पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 11 या 12 सीरीज लगातार जीतने का, और वर्ल्ड नंबर 1 था पाकिस्तान T20 क्रिकेट में। तो जिन कंट्रीज में मॉडर्न डे क्रिकेट, हम बात करते हैं ना इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के, हमारे बैट्समैनों में वो मॉडर्न डे क्रिकेट की वो पावर हिटिंग की स्किल नहीं है। मे बी विद द टाइम डेवलप हो जाएगी, लेकिन आपको इस तरह का एक प्लेयर, तगड़ा प्लेयर जो गेम को चला सके इवन इन 20 ओवर्स। वरना अगर आप इंटेंट दिखाओगे और आप में स्किल नहीं होगी तो फिर यही हाल होगा जो आपका पहला T20 में हुआ है। मैं हमेशा इस चीज को बैक करता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। आपने 2-3 सीरीजें भी अगर यंगस्टर को देनी है, आई एम ऑल अप फॉर इट। मैं ये भी मानता हूँ कि बायलैटरल सीरीज की मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप बायलैटरल हार भी जाते हैं, लेकिन उसमें से आपको कुछ ना कुछ आपके प्लेयर प्रोड्यूस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहता है, तो ये इन द एंड ऑफ द डे बेनिफिशियल होगा। T20 वर्ल्ड कप से 2-3 महीने पहले आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बाउंड कर सकते हैं, मगर आप ये ना सोचें कि बाबर आजम और रिजवान को इकट्ठा ही निकालना है और इकट्ठा ही लाना है। मैं फिर एक बात कर रहा हूं, बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान में किसी भी बैट्समैन से। टू एक्सटेंड बाबर आजम, साइम अयूब, फखर जमान, ये तीनों के गिर्द आपकी T20 की टीम बननी चाहिए। बाबर आजम ने हमने देखा है नंबर 3 में उन्होंने T20 में बड़ी अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। तो आप बिल्कुल यंगस्टर्स को चांस दें, मगर आप ये ना सोचें कि बाबर रिजवान को इकट्ठा ही बाहर करना है और बाबर रिजवान को इकट्ठा ही अंदर लेकर आना है। मेरा ख्याल ये है कि बाबर आजम शुड बी देयर इन ऑल फॉर्मेट्स टू गाइड दीज न्यू प्लेयर्स। बाबर आजम, एक चीज आप समझ लें, मोहम्मद रिजवान भले नहीं होंगी, मगर बाबर आजम, इन जो अभी नए बच्चे खेल भी रहे हैं, बाबर आजम इज द रोल मॉडल फॉर एवरीवन। बाबर आजम इज अ गाइडर, बाबर आजम इज द लीडर। इस ग्रुप का लीडर होता है ना। मैं नहीं कह रहा कि लीडर का मतलब है कि वो बहुत अच्छी कैप्टनसी स्किल्स हैं उसके अंदर, मगर हर दौर में टीम में सचिन तेंदुलकर टीम के कैप्टन नहीं भी थे ना, बट ही वाज अ लीडर ऑफ द टीम। लोग उससे इंस्पायर्ड होते थे। तो बाबर आजम वो फिगर है पाकिस्तान की क्रिकेट में जिससे ये न्यू यंगस्टर जो पूरी लौट आ रही है वो इंस्पायर्ड है। जब बाबर आजम रिजवान इकट्ठे भी T20 क्रिकेट में खेलते थे, मैंने आज तक मेरी कोई वीडियो उठा लें, मैंने कभी नहीं कहा कि ये दोनों T20 के प्लेयर नहीं है। मैं हमेशा ये बात एम्फसाइज करता था, जब ये दोनों इकट्ठे खेलेंगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम। क्यों? दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, दोनों कितनी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप्स लंबी लंबी की हुई हैं। PSL में क्यों दोनों कभी एक टीम में नहीं खेलें? बिकॉज द PSL फ्रेंचाइजीज नोज कि दोनों इकट्ठे खेलेंगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन देयर इज एन इशू। आज तक किसी फ्रेंचाइज ने कोशिश भी नहीं की कि ये दोनों एक टीम में हो और इकट्ठे खेलें, बट दोनों अलग अलग टीमों में खेल के अपनी टीमों के कंसिस्टेंट और टॉप परफॉर्मर हैं। तो मैं हमेशा इसी बात को कहता रहा हूं, दोनों अच्छे T20 के प्लेयर हैं, बट व्हेन दे आर प्लेइंग फॉर द डिफरेंट टीम्स। यही प्रॉब्लम है, अगर बाबर आजम को आप वापस लेके आओगे और आगा सलमान को आप कैप्टन रखोगे फिर भी इशू होगा। तो इस लिहाज से मैंने देखा था कि यार जब आपने आगा को कैप्टन बनाया था तो आपने कहीं ना कहीं बाबर के लिए दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए थे।
बाबर आजम के लिए आप दरवाजे बंद ना करें। बाबर आजम को आप एक लीडर वाला रोल दें। कैप्टन ना होकर भी आप लीडर हो सकते हैं। सचिन तेंदुलकर कैप्टन ना होकर भी लीडर थे। जो रूट कैप्टन ना होकर भी इंग्लैंड के लीडर है। अभी सैंटनर न्यूजीलैंड के कैप्टन थे बट लीडर वाज केन विलियमसन। तो बाबर आजम वो रोल प्ले कर सकता है। आई थिंक द बाबर आजम शुड ऑल्सो थिंक बियॉन्ड हिज ओन पर्सनैलिटी, बियॉन्ड हिज ओन परफॉर्मेंसेज, कि मैंने नई जनरेशन को गाइड कैसे करना है। ये पूरी जनरेशन जो नई आ रही है उनका हीरो, उनका आइडियल बाबर आजम है। तो बस पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बाबर आजम रिजवान को इकट्ठा कंपैरिजन नहीं किया जाए कि आप इकट्ठा ही निकालो, इकट्ठा ही लेके आओ। बाबर आजम शुड ऑलवेज बी इन द टीम। अपना ख्याल रखिए, जल्द आपसे मुलाकात।